बच्चों, हमने आपको ना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले बताया था। जब हम लोग वेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब होता क्या है, जैसे हम लोग टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन फाई। अब हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टॉर्क में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, इधर देखो, टॉर्क होता है आर एफ साइन फाई। अगर आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आपको रेडियस दे रखा हो, फोर्स दे रखा हो और एंगल दे रखा हो, तो आप इन तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है जब आपको रेडियस और फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो। किस में दिया बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल दे रखा हो तो वर्क डन ऐसे निकाल लोगे। बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो यहाँ हम लोग क्या यूज करते थे, डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या था, आप लोग एफ एस और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बट इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार जैसे अगर आपको टॉर्क अगर निकालना है तो टॉर्क में अगर आपको आर और एफ और थीटा दे रखा हो, फाई दे रखा हो, तो ये निकाल लोगे क्रॉस प्रोडक्ट से। बट अगर आपको रेडियस और फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो हम इसको फिर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आर क्रॉस एफ। अब ये है क्या, थोड़ा सा जानना बच्चे, ध्यान से सुनना बिल्कुल अटेंशन के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट समझना आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट समझना मुश्किल है और ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे 12th क्लास में बहुत यूज़ आएगा। फिर बाद में आप कहोगे, जब 12th में पढ़ रहे होगे कुछ भी, तो बाद में कहोगे सर ये मुझको नहीं आता है। मैं आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा, पूरी अटेंशन रखना और बीच में कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सुनते जाना क्या होता है। देखो बच्चों, मैं फिर से एक बात को रिपीट करता हूँ। जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर दो अलग अलग तरीके से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, एक ही तरीका क्यों नहीं है। दो अलग अलग तरीके से वेक्टर को इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है कि कई बार हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, आउटपुट होता है, वो स्केलर नेचर का होता है और कई बार उसका जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर नेचर का होता है। अब जैसे वर्क डन निकालते हैं, यहाँ पे हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और वर्क डन कैसा नेचर का आया, स्केलर। जब कभी हमारा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो स्केलर नेचर का होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारी तीसरी चीज़ आती है वो वेक्टर नेचर की होती है, तो हम ऐसे केस में वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें समझने वाली है बच्चों, पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई। दूसरी बात सिर्फ ये नहीं है कि जो तीसरी क्वांटिटी हमको मिल रही हो वेक्टर नेचर की हो, इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, जब हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वर्क डन तब मैक्सिमम मिलता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो हमें लगता है वर्क डन अच्छा मिलता है, क्योंकि हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं हमने बॉडी को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। बट टॉर्क के केस में हम उल्टा ऐसा नहीं चाहते। टॉर्क में हम चाहते हैं कि अगर रेडियस ऐसा है तो फोर्स उसके कैसा लगाया जाए, परपेंडिकुलर लगाए। तो हम इस केस में चाहते हैं कि वेक्टर कैसे हों, हम चाहते हैं वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हों, तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। और इसमें हम चाहते हैं कि वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि आउटपुट से डिपेंड करता हो, भाई ये तो बात है ही है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरी क्वांटिटी अगर स्केलर नेचर की आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ हमको डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है। और ऐसे केस में ये भी होता है कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और हम ये ज़्यादा जरूरी है कि दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और जबकि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे केस में क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क में ये होता है कि रेडियस और फोर्स आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। जब आप दरवाजे को खोलते हो तो दरवाजे का जो रेडियस है और हमारा जो फोर्स है उसमें कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जबकि फोर्स में ऐसा नहीं होता, सॉरी वर्क डन में ऐसा नहीं होता। वर्क डन में हम लोग उल्टा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या रखते हैं,
सेम रखते हैं, यहाँ और वहाँ इसलिए बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए दो अलग अलग टाइप के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं आपस में और अलग अलग रिजल्टेंट हैं। तो अभी हमारा डॉट प्रोडक्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, अभी तो हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो यार, जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कारण ये है, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आता है इसकी डायरेक्शन भी होती है। मतलब जैसे मान लो टॉर्क की बात करें तो अगर आप वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस। तो वर्क डन को निकालना सिंपल इसलिए क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली और कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। पर टॉर्क के साथ दिक्कत ये है कि टॉर्क की वैल्यू तो निकालोगे साथ में क्या भी निकालोगे, डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली क्योंकि उसमें हमको जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है, इसकी वैल्यू तो चाहिए होती है, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी। और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना इतना सिंपल नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब इसमें क्या खास बात है बच्चे बताते हैं, इसके कुछ रूल्स बना रखे हैं जिस रूल्स के हिसाब से हम क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये रूल किस प्रकार के हैं थोड़े से हम आपको बताते हैं बच्चों। देखो एक्चुअली क्या है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इधर देखो बच्चों, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके लिए थोड़ा ना यूनिक सा रूल बना रखा है। क्या बना रखा है, एक रूल बना रखा है, यूनिक अलग टाइप का रूल बना रखा है। ऐसा रूल बना रखा है जैसे मान लो सी एक क्वांटिटी है, अगर वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रही है तो जो सी होगी वो ए से भी परपेंडिकुलर होगी एंड वो बी से भी परपेंडिकुलर होगी। इस प्रकार के रूल से हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो आप दो वेक्टर हैं ए और बी, उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसे मान लो ये है ए ये इधर है और मान लो बी इधर है। अब आपको सी निकालना है तो ऑब्वियसली बात है सी जो है वो भी वेक्टर नेचर का है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, और डायरेक्शन निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीका क्या होता है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है, ए से बी की तरफ, देखो इधर देखो, ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो, जो थंब होगा उसी की डायरेक्शन देगा। देखो ए से बी की तरफ थंब किधर दे रहा है, आउटवर्ड। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्या वो चीज आउटवर्ड लग रही है, देखो चाहिए आउटवर्ड लग नहीं रही, ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। क्या है मैथमेटिकल रूल, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर आ रहा हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो टॉर्क क्या होता है, रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो अगर ये रेडियस ये रहा, ठीक है, ये एक दरवाजा है, ठीक है, और इस पे हम इस तरीके से कुछ फोर्स लगा के इसको खोलने की कोशिश करें। दरवाजे का टॉप व्यू है, मान लो ऐसे दरवाजा है, इसका टॉप व्यू है, उस पर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, उसको खोल रहे हो। अब दरवाजे पे फोर्स लगा रहे हो, उसको खोल रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ऐसा रूल लगाऊंगा मैं, रेडियस को ऐसे रख दिया मैंने और फोर्स को मैंने यहाँ ला के रख दिया इसके ऊपर, और मैं राइट हैंड रूल यूज करता हूँ ऐसे, तो जो थंब होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन देगा। अब आप कहोगे सर इसका मतलब दरवाजा उखड़ के बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बाहर नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे कैसे रूल हैं, मैथमेटिक्स। अब इसमें फिजिक्स को बिल्कुल इंक्लूड मत करना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या, मैं बताता हूँ बच्चे, फिर से एक मिनट रुक जाओ, बट मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ। कई बार ये जैसे ये मैथ्स है, तो अभी फिलहाल जब हम लोग मैथ्स की बात करें ना, तो अब इसमें लॉजिक मत ढूंढ लेना। कई बच्चे लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, सर ऐसा क्यों, ये राइट हैंड रूल ही क्यों यूज़ करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में कन्वेंशन होती है, क्या होती है, कन्वेंशन। गाड़ी इंडिया में लेफ्ट साइड चलाते हैं और अमेरिका में क्या चलाते हैं, राइट साइड चलाते हैं। आप कहीं भी चलाओ यार, बीच में चलाओ, हवा के ऊपर चलाओ, जो कन्वेंशन बनेगी। हाँ देखो यार, हम बता रहे हैं कुछ, हम सिर्फ आपसे फिलहाल इस चीज़ की बात करें। कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको हम क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अब इंडिया में गाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड चलती है और अमेरिका में राइट साइड चलती है। चलने में किसी में कोई दिक्कत ही नहीं है, और स्टीयरिंग राइट साइड होता है और बाहर जाता है, मतलब उनकी बस गाड़ी डिफरेंट हो जाएगी, कन्वेंशन है। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा थोड़ी होता है जैसे अब कोई कहे इंडिया में लेफ्ट से चलाते हो तो भाई सेफ्टी होती हो, ये और ये। बात दोनों में क्या है, एक तरीके से साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है दोनों बराबर ही है। मतलब आज तक ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि राइट साइड ज़्यादा सेफ है, लेफ्ट साइड ज़्यादा सेफ है। कन्वेंशन है बस, जस्ट समझ में आ रहा है बच्चे, कन्वेंशन बनाई हुई है। कन्वेंशन हमारे लिए ऐसी बनाई जाती है जो हमारे लिए थोड़ी सी क्या हो, सूटेबल हो, ऐसी कन्वेंशन हम सूट करते हैं। तो यहाँ पे भी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये राइट हैंड रूल वगैरह, इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढ लेना।
मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई बच्चा कहे कि सर अच्छा टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा होगा, दरवाजा उखड़ के बाहर आ जाएगा मेरे पास, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, सारा क्या है, मैथ्स। क्या है, मैथ्स। फिजिक्स मत ढूंढो इसके अंदर आप लोग जबरदस्ती। देखो अच्छे, जैसे मान लो दरवाजा है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका टॉप व्यू है, दरवाजे का कैसा है, टॉप व्यू है, ये दरवाजा है, कॉपी दिखाना, ये दरवाजा है हमारा, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये एक्सिस है। हमने क्या किया, इस पर किधर फोर्स लगाया, ऐसे नीचे क्या किया, फोर्स, दरवाजा क्या करेगा, घूमेगा, ऐसे हमने ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेगा, घूमेगा, ऐसे घूम रहा है। अब आप टॉर्क निकालोगे तो क्या करना है हमको, रेडियस से फोर्स की तरफ, एक आर रखा और ये एफ को यहाँ रख दिया, रेडियस से फोर्स की तरफ घुमाओगे तो थंब हमको क्या दे रहा है, डायरेक्शन आउटवर्ड, तो टॉर्क हम किधर मानेंगे, आउटवर्ड। अब टॉर्क जो आउटवर्ड है उसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक मत ढूंढ लेना कि सर क्या कुछ टॉर्क बाहर लग रहा है, कुछ बाहर कुछ भी नहीं लग रहा है, बाहर कुछ है ही नहीं, लॉजिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आउटवर्ड है कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, क्या है, बस कन्वेंशन है। देखो ये है बस, ये आपने घुमाया, ये घुमाया, टॉर्क किधर आ रहा है, बाहर, बाहर कुछ हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। अब जैसे हम लोग कन्वेंशन यूज करते हैं आमतौर पे, आपने स्ट्रीट वो देखी होगी, ट्रैफिक लाइट देखी है, इंडिया में ट्रैफिक लाइट में रेड, ग्रीन और येलो यूज करते हैं, जापान में नहीं यूज करते, उनकी कन्वेंशन अलग चलती है। अब आप कहोगे कि सर क्या वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, नहीं, वो बचपन से उसी कन्वेंशन से चलते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, फिर इसका पर्पस क्या हुआ? पर्पस ये हुआ, बताते हैं बच्चे, पर्पस बिल्कुल सही, गुड क्वेश्चन। देखो पर्पस ये हुआ बच्चे, हम कभी कोई चीज़ सॉल्व करते हैं ना तो हमें कन्वेंशंस बनानी पड़ती हैं ताकि उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सके। जैसे मान लो आपका नाम रखा गया है, उसका पर्पस कुछ भी नहीं, हमारा नाम का कोई पर्पस ही नहीं है ऑल दो, बट ये है कि हमारा नाम हमारी आइडेंटिफिकेशन है। क्या है, आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, वरना कोई ऐसा कहे, ओए इधर आ, इधर आ, तो ऐसे करके बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देखो इंसान जो पैदा हुआ है उसका नाम का कोई जरूरत तो है नहीं ना, रियलिटी में हमारा क्या, खाना है, पीना है, जीना है और क्या करना है, हमारे नाम का ऐसा एक्चुअली कोई पर्पस नहीं है, बट वो हमारी क्या है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, ताकि कोई बंदा हमको बुला पाए और हमारे को मतलब लोकेट कर पाए। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, गाड़ी में हम कहते हैं गाड़ी में राइट या लेफ्ट चलाना कन्वेंशन है, और जो हमारी वो होती है, जो क्या कहते हैं, ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें रेड, येलो और ग्रीन, ये क्या है, कन्वेंशन है। भाई अगर आप रेड, येलो, ग्रीन नहीं यूज़ करते तो कुछ और भी यूज़ करते थे। आपको एक यूनिक बात बताएं, आप लोग थोड़ा से हैरान हो जाओगे, इधर देखो अच्छे, पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन का चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं होते हैं, चार्ज वार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो हमारी जिंदगी बिल्कुल, साइंस बिल्कुल अलग हो गई। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये जस्ट क्या है, कन्वेंशन है। क्या है ये, क्या है, कन्वेंशन है। एक्चुअल में नेचर ने, देखो सुनो बच्चे मेरी बात सुनो, इधर देखो, नेचर ने क्या है, कोई चीज बनाई, हमने इलेक्ट्रॉन को कह दिया भाई नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन को क्या कह दिया, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों को मिला के क्या हो जाता है, वो अनचार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, अनचार्ज, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाते हैं। देखो यहाँ पर कई बार बच्चे पूछते हैं सर फिर नेगेटिव या पॉजिटिव ही क्यों नाम रखा, देखो -2 + 2 क्या हो गया, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का अगर चार्ज मिला दिया जाए तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, इसलिए एक को नाम क्या दे दिया, नेगेटिव, और एक को नाम दे दिया पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बेसिस पे। -2 और +2 क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हिसाब है, मतलब एक्चुअल में नेचर ने कभी भी इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन का बस ये है, एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का नेचर प्रोटॉन के नेचर के जस्ट क्या है, अपोजिट है, बस इतना हमको पता है, नेचर अपोजिट है, बस इतना पता है, मैग्नीट्यूड वगैरह सेम, वैल्यू सेम है और नेचर अपोजिट है। अब नेचर अपोजिट है इसलिए हमने एक को क्या कह दिया, नेगेटिव कह दिया, एक को क्या कह दिया, पॉजिटिव। हमने नहीं दिया यार नेगेटिव पॉजिटिव, हम तो ऐसे भी कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ग्रीन एंड प्रोटॉन इज ब्लू, बट प्रॉब्लम ये होती है ग्रीन ब्लू कन्वेंशन देने से एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है, ग्रीन और ब्लू मिलके कलरलेस नहीं बनता ना, मतलब इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाता है, 0, क्योंकि दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो ये सारी कन्वेंशन है, समझ में आया बच्चे। तो आउटवर्ड कुछ नहीं है। जैसे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब इसमें आप दिमाग मत लगा देना, इसमें फिजिक्स नहीं लगानी है, इसमें क्या लगानी है, मैथ लगानी है। देखो टॉर्क की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है सर अगर आप टॉर्क की डायरेक्शन निकाल रहे हो तो r क्रॉस f ही क्यों कर रहे हो, r से f ही क्यों कर रहे हो, f से r क्यों नहीं कर रहे। देखो बच्चे
इधर देखो, इधर देखो, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। डॉट प्रोडक्ट में आप जैसे मानो लिखते हो C इज इक्वल टू A डॉट B या B डॉट A, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले है वो पहले है और जो बाद में है वो बाद में है। अगर आप कहते हो R क्रॉस F या A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ही होगा, वो B क्रॉस A उसे लिख नहीं सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? उसका डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे? देखो A क्रॉस B किधर आएगा, देखो A क्रॉस B किधर आ रहा है, A से B किधर आ रहा है, आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड। और अगर B क्रॉस A करो, देखना क्या होगा, B से A की तरफ करो तो क्या आएगा, इनवर्ट। तो आप ये ध्यान रखना बच्चे, क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इन्वर्ट हो जाएगा तो इसलिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑल द वैल्यू सेम रहती है, वो डायरेक्शन सिर्फ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अगर टॉर्क R क्रॉस F होता है तो R क्रॉस F ही होता है, F क्रॉस R नहीं लिखा जा सकता है। और आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करते भी हो, जो डायरेक्शन बता भी रहे हो ना, थंब की डायरेक्शन, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें फिजिक्स नहीं है, ये क्या है, मैथमेटिकली कन्वेंशन है। जिस प्रकार ड्राइविंग की कन्वेंशन है, हर चीज़ की कन्वेंशन है, वैसे ही कन्वेंशन है। बस कन्वेंशन जरूरी है, बिना कन्वेंशन काम नहीं चल सकता है। आप इंडिया में कह दो आप राइट चलाओ लेफ्ट चलाओ, आपकी मर्जी, जो मर्जी चलाओ भैया, फिर तो कुछ भी हो जाएगा बच्चा। इसलिए कन्वेंशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन समझ में आ गया बच्चों, आपको आइडिया समझ में आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीसरी क्वांटिटी आती है वो वेक्टर आती है, इसका डायरेक्शन निकालने का एक तरीका राइट हैंड रूल होता है। ये समझ गए आप लोग। अब देखो बच्चों, ये हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया और हमको ये भी समझ में आ गया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होता है। और इसमें जो हम लोग ये जो राइट हैंड रूल लगा रहे हैं उसमें जो थंब की डायरेक्शन आ भी रही है उसका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, बट फिजिक्स के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये समझ में आ गया। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं बच्चे, एक काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये दरवाजा है, इसका रेडियस 2 मीटर का है, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये हमने 10 न्यूटन लगाया है। तो देखो अच्छा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी जा रही है, एक्स। इसको 2 मीटर क्या लिख देंगे, एक्स मतलब आई, और फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, इस ये डायरेक्शन क्या ले लेंगे, वाई। आमतौर पे एक्स वाई जेड क्या मानते हो, एक्स होता है, ये वाई होता है और ये क्या होता है, जेड। तो इस फोर्स को क्या लिखूंगा, 10 न्यूटन। बताओ क्या लिखूं साथ में, जे। क्या लगाएंगे, जे। अगर हमको टॉर्क निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, टॉर्क। मान लो आपसे कह रहा हूँ टॉर्क निकालो, टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। तो देखो बच्चे, आर क्रॉस एफ, रेडियस कितना है, 2 मीटर इंटू 10 न्यूटन, और इनकी डायरेक्शन को अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या है, आई जे। तो मतलब आई जे मतलब ये ऐसे बता रहे बच्चे, बता रहे, रुक जाओ, इधर से देखो, ये क्या आएगा, थंब क्या दे रहा है, बाहर, और इसको हमने क्या माना है, जेड। जेड मतलब कि क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन मीटर के कैब। अब इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स के हिसाब से डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ये सारी के कैसे आया, देखो चलो के छोड़ो, एक मिनट बताओ, ये बताओ, जैसे यहाँ पर ये रेडियस है और ये फोर्स है। अब मैं यहाँ से यहाँ कल करूँ, थंब किधर दे रहा है बच्चों, आउटसाइड। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, जेड एक्सिस। आउटवर्ड होता है पॉजिटिव जेड और इनवर्ड होता है नेगेटिव जेड। आउटवर्ड जेड मतलब के, जेड मतलब के। बताते हैं, अभी रुक जाओ, ये अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये आ गया समझ में। पहले ये थंब बाहर दे रहा है, ये समझ में आ गया, थंब आउटवर्ड है। आउटवर्ड क्या होता है, जो आउटवर्ड एक्सिस होता है उसको कहते हैं के। अब इसमें क्या है बच्चों, 1-2 चीजें और समझने की है। देखो पहली चीज मैंने आपको ये बताई थी, इसमें जो सी होगा वो ए और बी की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इधर देखो, अब जैसे यहाँ रेडियस की डायरेक्शन क्या है, बताओ, रेडियस की डायरेक्शन क्या है, आई, फोर्स क्या है, जे, और जो फाइनल आउटपुट आया वो क्या है, के। क्या आई जे के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते, क्या ये टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। देखो टॉर्क किधर आ रहा है, देखो टॉर्क किधर आ रहा है, बाहर। क्या ये टॉर्क इससे और इससे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, टॉर्क किधर आ रहा है ना। क्या इसमें और इसमें कितना एंगल बन रहा है, 90, और इसमें। तो इसमें ध्यान रखना, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो तीसरा वेक्टर होता है वो पुराने दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे कहते हैं सर क्या हम लोग हमेशा ऐसे कल करके देखें,
देखो बच्चे, अगर कल करके देखो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक थोड़ा सा छोटा सा साइकिल पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? साइकिल। अभी साइकिल क्या होती है, एक मिनट देखो बच्चे जल्दी से, छोटा सा साइकिल होती है, इधर देखो, आई जे के साइकिल, ये होता है आई, ये होता है जे, ये होता है के। एक साइकिल सी ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। अभी साइकिल क्या होती है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे अच्छे से देखो। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर देखो, पहला आई है और दूसरा जे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा? तीसरा आएगा। मतलब अगर आई और जे वाला मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? के। अच्छा चलो, जैसे मान लो आई और जे को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? के। अच्छा ये बताओ, अच्छा आप बताओ, चलो जे और के को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आई। वेरी गुड। अच्छा के और जे आई को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? जे। ठीक है। अब मान लो हम क्या करते हैं साइकिल में, अभी तो हम साइकिल की डायरेक्शन में जा रहे थे। क्या जा रहे थे? साइकिल की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन में जा रहे थे। मान लो साइकिल के रिवर्स जाएं, क्या जाए? रिवर्स। अच्छा बताओ बच्चे, आप बताओ बच्चे, अगर मैं जैसे जे और के करूंगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो तीसरा हमको मिलेगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? थर्ड। क्योंकि मैंने बताया ना, जो रिजल्टेंट होता है वो पहले दोनों से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अच्छा ये बताओ, अगर के क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा? अब के क्रॉस जे करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि तीसरा हुआ है, फाइनली तीसरा आएगा। बट अब हम क्या है, साइकिल में अपोजिट जा रहे हैं, एरो के अपोजिट, यहां से यहां जा रहे हैं, तो हमको जो आई मिलेगा बट उसके साइन आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे। और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। और क्या बचा? और क्या बचा बताओ? आई क्रॉस के क्या बच्चे मिलेगा? माइनस जे। अब कई बार बच्चे पूछ सकते हैं सर इसका ना एक एग्जांपल ही ले लो। इधर देखो, एग्जांपल ले लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो, जैसे मान लो यही है, यहाँ है, जैसे मान लो यही है। अब इसके अंदर आप अगर ये यहाँ से यहाँ कर रहे थे तो आपको आउटपुट मिल रहा था। अगर आप उल्टा कर दो, जैसे देखो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा? के मिलेगा। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा? के। और जे क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस के। कैसे? देखो अगर यहाँ से यहाँ करोगे तो ये मिलेगा, और यहाँ से यहाँ करोगे, उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? इनवर्ट। तो ये थोड़ा सा कन्वेंशन है बच्चों, ये कन्वेंशन हमको क्या करनी पड़ती है? फॉलो करनी पड़ती है। तो इससे हमारे लिए डायरेक्शन निकालना आसान होता है। अगर हम लोग जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे रूल समझाया कि आई जे सर्कल समझाया, इसी तरीके से क्या होता है कि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट में काम आता है। अब ये कैसे आया थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लो टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन फाई। तो टॉर्क अगर मान लो रेडियस और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अगर सेम हो, तो इनकी में एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर साइन जीरो देखा जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये देखने को मिलता है कि अगर दोनों ही वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, क्या हो? एक, तो आउटपुट रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। तो जैसे मान लो दो वेक्टर हैं, एक भी आई में और दूसरा भी आई में, और मान लो एक जे में दूसरा भी जे में, या एक के में और दूसरा भी के में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? जीरो। जैसे यहाँ पर अगर रेडियस और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? जीरो। तो एक हमने जो आई जे के बताया और एक ये बताया। अब ये दो रूल्स यूज करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में। अब होता क्या है, जैसे मान लो बच्चों हमें कोई दे रखा है कि कोई एक वेक्टर है सी, और सी किससे आता है? ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी या ए बी साइन थीटा। जैसे मैंने आपको टॉर्क में बताया था, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो? आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? आर एफ साइन फाई। मतलब ये दोनों बराबर ही है एक तरीके से, सब ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे मान लो हमसे कोई कहे कि भाई दो वेक्टर है ए और बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालो? क्रॉस। तो हमने ए लिख दिया, ए को खोल के लिख दिया। समझ में आया कैसे लिखा? कोई भी वेक्टर क्या होता है? 2i + 3j ऐसे करके होता है ना, के। ऐसे ही बी वेक्टर भी है, जैसे 1i + 2j + k ऐसे करके दो वेक्टर हो गए। अब अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जैसे आप क्या करते हो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे होगा, 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 और ये इससे होगा। ऐसे करते हैं ना, एक 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 से होगा। अब मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो उसको फिर फाइनली सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कई कई चीज़ें जीरो भी हो जाएंगी। कैसे जीरो हो जाएंगी? जैसे मान लो इधर देखो बच्चे, देखो ये इससे होगा, ये इससे होगा, और ये इससे होगा। अब जैसे मान लो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आई वाला है और ये भी क्या है? आई वाला है। आई और आई क्या हो जाएगा? जीरो। तो कुछ कुछ जीरो हो जाएगा। तो हमने ये वाला रूल जो सीखा और इससे पहले जो रूल सीखा, उन दोनों रूल को लगाकर जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ये आता है। अब ये देखो, ये तो फाइनल रिजल्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का, बट ये हमारे लिए एग्जामिनेशन में किसी खास काम का नहीं है।
ये सब तो थियोरेटिकल एग्जाम्पल है, हम लोग एक आसान तरीका यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। बट ये है कि जिस बच्चे से वो तरीका ना हो पाए उसके लिए ये फॉर्मूला ठीक है, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब बताऊंगा कि एक आसान सा तरीका क्या होता है क्रॉस। इंटू करके 0 कैसे हो गया? ये बच्चे अभी बताए ना आपको, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्ट क्या होता है, 0। तो हमारे पास एक आसान तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है बच्चों, डिटरमिनेंट का तरीका। बच्चों हमको एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ओजस देखो बच्चे, हमको एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें हमको ना रेडियस और फोर्स दे रखा है और हमसे टॉर्क पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का, मतलब सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है ये। जैसे मान लो अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, सी आएगा। तो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का करते हैं, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे इस फॉर्मूले को किस तरीके से लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे, जो पहले वाला होता है उसे ए कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, बी। तो ये वाला, ये वेक्टर को हम ए की तरह ट्रीट करेंगे, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, बी। तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से ए एक्स, ये क्या हो जाएगा ए वाई, और ये क्या हो जाएगा ए जेड। ये क्या हो जाएगा बच्चे बी एक्स बी वाई, और ये क्या हो जाएगा बी जेड। तो इस प्रकार ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। अब हम ये वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो टॉर्क क्या होगा, देखो बच्चे, तो यहाँ पर हमने आई ले लिया। अब ए वाई कितना है यहाँ पर 3, बी जेड कितना है यहाँ पर 6, बी वाई कितना है यहाँ पर 3, ए जेड कितना है यहाँ पर 4, अरे हाँ, ए जेड कितना है यहाँ पर, ए जेड कितना है यहाँ पर 4, बी एक्स कितना है यहाँ पर 1, माइनस बी जेड कितना है यहाँ पर 6, ए एक्स कितना है यहाँ पर 2, ए एक्स कितना है यहाँ पर 2, बी वाई कितना है यहाँ पर 3, बी एक्स कितना है यहाँ पर 1, और ए वाई कितना है यहाँ पर 3। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 18 माइनस 12 क्या आएगा, सर वैसे ही ना बी वाई ए जेड होना चाहिए, बी जेड ए वाई होना चाहिए, लेकिन ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इधर देखो, अभी पहले देख लो, फिर जो भी बात करनी है कर लेना आराम से। अभी पहले देख लो, बोलो नहीं, इधर देखो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये बच्चों 18 माइनस 12 6 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 कितना होता है माइनस 8 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ माइनस 3 के क्या प्लस 3 के कैप। हाँ बस यही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको माइनस को बाहर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा ये माइनस। तो अब देखो अच्छे, अगर हम टॉर्क की यूनिट की बात करें तो हमने आपको वैसे बता रखी है टॉर्क की यूनिट कैसे निकाल सकते हो। रेडियस की यूनिट क्या होती है मीटर, और फोर्स की क्या होती है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में, तो आप किसी भी वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो उस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड जैसे हम लोगों को अगर टॉर्क निकालना है तो हमको रेडियस और फोर्स का क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो एक तो फॉर्मूला है वो याद करने वाला, वो आप याद कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि हमें याद नहीं करना, हमसे याद नहीं होता है, तो आपके पास क्या है बच्चे, दूसरा तरीका भी है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक मैथमेटिकल तरीका डिटरमिनेंट वाला। क्या वाला, डिटरमिनेंट। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे देखो, इसमें टॉर्क निकालने हमको, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं आई, यहाँ लिख लेते हैं जे, यहाँ लिख लेते हैं के। ठीक है, रुक जाओ बच्ची, इधर देखो पहले। अब क्या है बच्चों, हमने यहाँ आई जे और के लिख दिया। अब आई के नीचे आई, यहाँ पे जैसे 2i प्लस 3j 4k, तो आई के नीचे आई की वैल्यू हो जाएगी। आई की वैल्यू इसमें कितनी है 2, जे के नीचे जे की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1 3 6। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देखो अच्छा, पहले ओमदीप बताओ, पहले किसकी वैल्यू आएंगी और बाद में किसकी वैल्यू आएंगी, बताओ। आई के वैल्यू निकालने के लिए आई को नहीं, वैल्यू नहीं, सॉल्व नहीं कह रहे हम, सॉल्व नहीं कह रहे। जैसे मान लो पहले मैंने 2 3 4 लिखा, 1 3 6 क्यों नहीं लिखा पहले मैंने, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो देखो बच्चों, जब कभी आप यहाँ पे लिखो तो जो पहले आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, पहले यहाँ पहले क्या आ रहा है आर, तो पहले आर की वैल्यूज लिखोगे, फिर किसकी लिखोगे एफ। दोनों बात बराबर
नहीं होती है। ऐसा नहीं है गलती से कभी आपने क्या कर दिया, f की वैल्यू उठा के पहले लिख दी, यहाँ लिख दिया 136 और यहाँ लिख दिया 234, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है उनकी IJ की वैल्यू हमको लिख देनी है, बट पहले उसकी लिखनी है जो पहले है और बाद में उसकी लिखनी है जो बाद में है। तो हमने पहले R वाले की वैल्यू लिख दी, फिर F की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक सिंपल सी टेक्निक है, सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं I से, तो हम यहाँ से I को कॉमन ले लेते हैं। अब जब हम I को कॉमन ले लेते हैं तो हम रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। खैर आप में से कई बच्चों को पता होगा, बट कोई नहीं बच्चों, एक बार देख लो शांति से, ठीक है। रो और कॉलम को हाइड कर लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18, और -9 लगाते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 12, तो ये हो गया। तो अब हमने I वाला लिख दिया। जब हम I वाला लिखते हैं तो ये करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं J, बट J में हम यहाँ J नहीं -J लिखते हैं। क्या लिखते हैं, -J। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा -J ही होगा, आपने हो सकता है किसी टीचर से सीखा हो, उसने +J से करा दिया हो, या कोई और मेथड हो, ठीक है। मैं हर बात को खुले तौर पे कहता हूँ कि जैसे आपसे हो रहा है वैसे करो, कोई मना ही नहीं है, बट मैं जिस तरीका से खा रहा हूँ उसमें आप J की जगह क्या लो, -J। अब J की जगह -J लोगे तो फिर क्या करोगे बच्चों, जब J लोगे तो J की रो और J के कॉलम को क्या करोगे, हाइड कर लोगे। अब जैसे मान लो हमने I का किया था, अब आप क्या ले रहे हैं, J ले रहे हैं, तो J की रो और J की कॉलम क्या है बताना, ये देखो, ये J की रो और J की कॉलम हो गया, ठीक है, हाइड कर लिया। अब क्या बचेगा, जो बचेगा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 क्या हो जाएगा, 12, और -4 × 1 4, फिर आएगा +K। J में माइनस लेते हैं, K में भी क्या लेंगे, I और K में क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब ये कन्वेंशन है बच्चों, अब इसमें कई ये मत पूछो सर ऐसा क्यों होता है, बट अभी देखते रहो, फिर हम बाद में जो भी आपको पूछना हो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने I ले लिया, J ले लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब इसके बाद K वाला लेंगे हम लोग, K वाले की क्या करेंगे, रो और कॉलम को क्या कर लेंगे हम लोग, हाइड कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, -3 × 1 3, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, 6I कैप -8J कैप +3K कैप। क्या आंसर मैच कर रहे हैं, अलग आ रहा है, सेम आ रहा है। अब देखो अच्छा, मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ, कई बच्चों को ना जो मेथड सही लगे, जैसा लगता है वैसा आप कर सकते हो। मतलब जैसे आप कई बच्चे कहते हैं सर मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप फॉर्मूला वाला कर सकते हो, बट फॉर्मूला रटना पड़ेगा, कईयों से रटा नहीं जाता है, तो कईयों को जैसा सूटेबल है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट वैसे तो हम इस प्रकार, मुझको तो ये प्रकार ज़्यादा, मतलब ये वाला तरीका ज़्यादा सही पड़ता है मुझको, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो यार, मेन कोर कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है, आता तो सभी सेम है, बट तरीके क्या है हमने अलग अलग बना रखे हैं ताकि आप सिंप्लीफाइड तरीके से इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, तो हमको एक क्वेश्चन दिया है कि मान लो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से अगर हमको सी मिलता है, और अगर हमसे पूछा गया कि ये है, और अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब सी और ए का डॉट प्रोडक्ट प्लस सी और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या होगा। तो कई बच्चों के आंसर्स मैंने देखे, निकाले आप लोगों ने, कई निकालेंगे, बट मुझे तरीका चाहिए। तो एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, चल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो जो सी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो सी होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इधर देखो बच्चे, हाँ अभी रुक जाओ, ही नहीं बताएंगे, इधर देखो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और सी किसके परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमको पता चल गया। अब जैसे हमको ये निकालना है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी, ए इंटू बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसे क्या लिखेंगे, सी ए कॉस थीटा, और इसे क्या लिखेंगे, सी बी कॉस थीटा। खैर θ1 या θ2 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का थीटा जरूरी नहीं सेम हो, इन दोनों का एंगल अलग हो सकता है, इन दोनों के बीच का एंगल अलग हो सकता है। तो ये हमसे पूछा है। तो अब बच्चों होगा क्या कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि C और A परपेंडिकुलर है, तो C और A में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री, और C और B में भी जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90, और cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा, 0। हो सकता है आपने तरीके इस्तेमाल किए हैं, बट थोड़ा प्रॉपर तरीके से अगर लिखोगे तो आंसर थोड़ा बेहतर होगा। अरे भाई सही है, ठीक है।